Hello everyone and welcome back to Social Science Simplified. So today we are going to start with the part 3 of the chapter From Trade to Territory Company Establishes Power. तो हम इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जहाँ पे वी हैव सोल पर्पसली लर्नड अबाउट किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए एंड उन्होंने किस तरीके से बंगाल में कहीं ना कहीं कब्जा किया. दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ पार्ट 1. पार्ट 2 में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से बंगाल में अपना एक बहुत ही अच्छा पावर स्टैब्लिश करने के बाद किस तरह ब्रिटिशर्स ने बंगाल से भी आगे जा के जो है हमारी कंपनी ने पूरे के पूरे इंडिया को अपने कह सकते हो अलायंस में, अपने टेरिटरीज में या अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर सोल पर्पस टू लुक फॉरवर्ड हाउ ब्रिटिशर्स एंड मराठास दे क्लैश्ड विद ईच अदर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को पता था कि जो तीन कह सकते हो पार्ट्स ऑफ रूलर्स जो कि आप कह सकते हो दे वर अनटच्ड बाय द ब्रिटिश का कोई भी कंट्रोल, वो एक मराठास थे, निजाम ऑफ हैदराबाद थे और एक हमारे मैसूर के थे, जहां कहीं ना कहीं निजाम जो है उसके अलायंस में आ ही गए थे. द ओनली पीपल हु वर लेफ्ट वर मराठास. तो इस तरीके से अब हम देखेंगे किस तरीके से अब ये लास्ट जो अनटच्ड पार्ट ऑफ आपका इंडिया था उसको किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी. सो इफ वी स्टार्ट विद इट, द फर्स्ट वन इज subjugation of the Marathas. This part basically includes कि एक्चुअली हुआ क्या था जिसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स ने उनके साथ में वॉर करा. सो बेसिकली 1770s एक ऐसा टाइम था जहां पे इंटेंस पावर स्ट्रगल चल रहा था अमंग द मराठा चीफ्स. मतलब मराठा चीफ्स तो थे, उनके आपस में ही इतने सारे क्लैशेस हो रहे थे, इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह सकते हो, या फिर आप हो सकता है कि जो भी आपका ओपिनियन है ओपिनियन क्लैश कर रहे हो. तो बेसिकली इस पावर स्ट्रगल का जो है एक बहुत ही बड़ा ये एक एडवांटेज बन गया हमारा, जो डिसयूनिटी उनके बीच में था, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था टू द ब्रिटिशर्स. तो ये इसको एक एडवांटेज की तरह यूज करके अब जो है ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर, जितने भी इंटरनल अफेयर्स थे मराठास के उसको उसमें जितना भी इंटरफेयर करना होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा क्रिएट करनी उनके बीच में ताकि और वो डिसइंटीग्रेट हो सके, वो सारा कुछ ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया. और यही सारी चीजें यही सारा जो उनकी कोशिश थी ब्रिटिशर्स की, उसको हम लोग जो है नाम देते हैं द 3 एंग्लो मराठा वॉर्स. सो ये भी याद रखना है कि एंग्लो मराठा वॉर्स जो था वो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हम लोगों को देखने को मिला था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एंग्लो मराठा वॉर. सो द एंग्लो मराठा वॉर अगर आप बात करो तो सबसे पहला जो द ब्रिटिश फेल्ड टू मेक एनी सब्सिडेंशियल गेन इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. तो जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था उसमें कोई भी तरीके का गेन जो है वो नहीं हो पाया ब्रिटिशर्स को. बट इन द सेकेंड वॉर दे वर सक्सेसफुल इन वीकनिंग एंड आइसोलेटिंग द मराठा चीफ्स. सो बेसिकली 3 मराठा वॉर्स हुए थे, जिसमें पहला और दूसरा कुछ खास है नहीं. पहले में तो कुछ भी नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स, बट देन सेकंड आते आते उन्होंने इतना कर लिया था पावर गेन कि उन्होंने उनको वीक कर दिया और आइसोलेट कर दिया. नाउ आइसोलेटिंग बेसिकली या तो ये हो सकता है कि उन मराठास को बिल्कुल ही मतलब जो पावर है उससे आइसोलेट कर दिया, या ये भी हो सकता है कि जो एक मराठास का एक यूनिटी थी, अब जो है मराठा चीफ जो अलग अलग होके आइसोलेट हो गए थे, अब वो साथ नहीं थे, दे वर नो मोर टुगेदर. तो ये भी एक इसका हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट एक्चुअली द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हुआ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, जो कि थर्ड मराठा वॉर के पहले, द ब्रिटिश पारमोनेंसी बिफोर द थर्ड मराठा वॉर. मतलब कि जो थर्ड मराठा वॉर था उसके पहले क्या देखने को मिला. तो इसमें वी हैव 2-3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स टू बी कवर्ड. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो हम लोग का है ट्रीटी ऑफ अमृतसर. सो ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली था क्या, तो बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द थर्ड मराठा वॉर दिस ट्रीटी वाज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड द रूलर ऑफ पंजाब रणजीत सिंह. तो ये बेसिकली कह सकते हो ट्रीटी बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. जो ट्रीटीज बेसिकली आप कह सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो जो साइन किया गया था. इट वाज अमंग द ब्रिटिशर्स एंड द रूलर ऑफ पंजाब रणजीत सिंह. अब इसमें था क्या, तो रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश दे अग्रीड टू रिस्ट्रिक्ट देयर टेरिटरीज टू द वेस्ट एंड ईस्ट बैंक ऑफ सतलज रेस्पेक्टिवली. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग को थर्ड जो एंग्लो वॉर है उससे पहले हम लोग को जाननी चाहिए. तो अगर आप सोचो, मान लो कि ये जो है आपका, ये आपका जो है सतलज वाला जो आपका रिवर बैंक है या जो भी है, तो सतलज के जो ईस्ट साइड में है और सतलज के जो
वेस्ट साइड में है, तो दोनों आपका जो है वो बेसिकली कहा गया, मतलब वो ट्रीटी में वही साइन हुआ कि जैसे अगर टेरिटरी है तो रंजीत सिंह की जो टेरिटरी थी वो आपकी वेस्ट साइड में थी, तो इधर अगर रंजीत सिंह की टेरिटरी है तो अब वो ईस्ट की तरफ उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स थी उनके टेरिटरी जो है ईस्ट की तरफ थी, तो अब वो उसको सतलज के वेस्ट की तरफ नहीं आप एक्सपैंड कर सकते, उनको दोनों को अपना अपना टेरिटरी अब रिस्ट्रिक्ट करके रखना होगा। तो यही बेसिक जो है कहानी थी हमारे ट्रीटी ऑफ अमृतसर की। So now let us move forward to the next topic. Next topic नहीं है, बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है which is about Lord Hastings. So बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो गवर्नर जनरल थे फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग वाज द गवर्नर जनरल जिनकी वजह से काफी सारे जो इंडियन स्टेट्स थे या तो वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए थे या फिर वो सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आ गए थे। Now, if you remember subsidiary alliance, it was in the part 2, and if you have not read it yet, आप उस पे जाके देख सकते हो। सब्सिडियरी अलायंस वाज बेसिकली एक कह सकते हो नंबर ऑफ चेकलिस्ट था, अगर वो सारे चेकलिस्ट एक रूलर जो है प्रोवाइड कर रहा था ब्रिटिशर्स को तो वो उस सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आ गया था। एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने बहुत बड़े कह सकते हो इस चीज में गवर्नर जनरल थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बून की तरह साबित हुए, जिन्होंने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को डायरेक्ट कंट्रोल या तो ब्रिटिश का दिलवा दिया या फिर सब्सिडियरी अलायंस करवा दिया। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला यहाँ पे टॉपिक जो कि है एंग्लो गुरखा वॉर। तो एंग्लो गुरखा वॉर, सो दीज आर बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें जो कि थर्ड मराठा वॉर या थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के पहले हुआ था वो है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो एंग्लो गुरखा वॉर होता क्या है। तो अगर मैं आपको बता दूं अगेन, इसमें ये देखो कि एंग्लो जो है वो कौन है, तो इसमें बेसिकली एंग्लो आर द ब्रिटिशर्स। एंड अगर आप इसमें देखते हो कि गुरखा कौन है, तो गुरखा इज बेसिकली सेट टू द पीपल who live in Nepal. उस समय बोलते थे, I don't know about today. If you know about it, then please comment and tell me about that. So Britishers जो है उनका जो बेसिकली वॉर हुआ था नेपालीज के साथ है, जो नेपाल के पीपल थे उनके साथ में। तो बेसिकली देखो, तो ब्रिटेन्स इंडियन टेरिटरी एक्सपैंडेड टुवर्ड्स नेपाल। तो आपको पता ही है कि हमारा जो इंडियन बाउंड्रीज है वो नेपाल के साथ में है, नेपाल इज आवर नेबरिंग कंट्री। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे कि वो इंडियन टेरिटरी जो उनके अंदर कंट्रोल में था वो धीरे धीरे टुवर्ड्स नेपाल उसको एक्सपैंड कर रहे थे। एंड नेपाल इज द लैंड ऑफ गुरखास। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो बॉर्डर था वहां पे फ्रीक्वेंट क्लैश देखने को मिल रहा था, एंड इसकी वजह से एंग्लो गुरखा वॉर जो है उसका इनिशिएटिव हुआ, वो स्टार्ट हो गया था। द गुरखास वर डिफीटेड एंड हेंस द ब्रिटिश टुक ओवर द प्रोविंसेस ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ, एंड ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स बस वो पावरफुल, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहे नेपाल के जो पार्ट है उसको अपने कंट्रोल में लाने की। एंड गढ़वाल और कुमाऊं जो है वो अपने प्रोविंसेस में उन्होंने ले लिया। एंड लेटर ऑन वहां पे उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जो है बिल्ड करे, जो कि आज मसूरी और शिमला के नाम पे फेमस है। वी गो ओवर देयर एंड इफ यू मस्ट नो दैट वो सारी जो थी वो सारे ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे, एंड अभी भी वो बहुत पुराने स्टाइल में बनी हुई है। एंड वो गढ़वाल और कुमाऊं में है, जो कि बेसिकली एक अंडरटेकिंग या कह सकते हो एक वॉर जीत के ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंडर उसको इनकॉर्पोरेट किया था। Okay, finally the Gurkhas were recruited into company's forces in large numbers. So obviously जहां पे ब्रिटिशर्स जा रहे हैं वो यही कर रहे हैं। If you remember in the part 1 we had learned किस तरीके से इंडियंस को जो है अपने किसी तरह अपने जो आर्मी था उसमें लाया, उनको सिखाया ताकि एक बहुत ही ईज हो सके उनको यहाँ पे अपना राज बढ़ाने में। वैसे ही उन्होंने गुरखास के साथ किया, उनको अपने कंपनी की जो भी वो आपका आर्मी थी उसमें रिक्रूट करा। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज द चीफ्स ऑफ राजपूताना वर फोर्स्ड टू साइन सब्सिडियरी अलायंस। दिस ऑन द ईव ऑफ थर्ड मराठा वॉर द ब्रिटिश हैज इमर्ज्ड एज द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं थर्ड मराठा वॉर के पहले ये सारी चीजें आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। दीज थिंग्स इसलिए मैं पढ़ाया ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से मतलब ईव ऑफ आपका थर्ड मराठा, ईव इज बेसिकली जैसे कि अगर मान लो कि कल जो है मराठा वॉर है, एंग्लो मराठा वॉर, तो आज जो है उसको बोलते हैं ईव ऑफ थर्ड मराठा वॉर। सो दिस इज बेसिकली आप देख लो कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी करा लिया, जहां पे ठीक है वहां तो आपका हो गया कि रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब
कहीं ना कहीं से जो वेस्ट की तरफ में उनका जो एक एनिमी बैठा था रंजीत सिंह, वो अब ईस्ट की तरफ नहीं आएगा। तो उनके पास में जो ईस्ट बैंक पे जो जितना भी टेरिटरी है वो उनका एज इट इज रह गया। एंग्लो गुरखा वॉर की वजह से उनको जो है कुमाऊं और गढ़वाल भी मिल गया, जो कि नेपाल का थोड़ा और टेरिटरी उन्होंने एक्सपैंड कर लिया। साथ में उन्होंने गुरखास को जो है अपनी आर्मी में भी इंक्लूड कर लिया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को तो कर लिया था, और साथ में जितने भी हम लोग के चीफ्स ऑफ राजपूताना, मतलब जितने राजपूत चीफ्स थे ना, उन सबको जो है सब्सिडियरी अलायंस के अंडर लिया है। तो ईव के पहले अब ब्रिटिश जो है एक बहुत ही बड़े सुप्रीम पावर इंडिया के बन चुके थे, जहां ऑलमोस्ट कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट और मेजॉरिटी स्टेट्स या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट या टेरिटरी जो है केवल ब्रिटिशर्स का था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से द थर्ड मराठा वॉर। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से जो है हमारे जो ब्रिटिशर्स है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो अब देखो, Third Maratha War broke out when Peshwa Bajirao II tried to organize the Maratha chiefs against the British. तो ये जो है रीजन रहा जिसकी वजह से थर्ड जो मराठा वॉर हुआ वो हुआ। तो हम लोगों को अगर याद हो तो सेकेंड मराठा वॉर के बाद क्या हुआ था कि उन्होंने सबको डिसइंटीग्रेट कर दिया था। ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे कि जितने भी मराठा चीफ्स थे उन सबको आपस में ही लड़ा के सबको अलग अलग कर दिया। लेकिन थर्ड वाला जो मराठा वॉर हुआ वो तब हुआ जब पेशवा बाजीराव जो है उन्होंने इनिशिएटिव किया कि वो मराठा चीफ्स को वापस आपस में जुड़ाए, आपस में लाए, ताकि वो उससे एज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स यूज कर सके, ताकि वो अपना जो कुछ भी टेरिटरी है वो बचा सके। बट देन ऑब्वियस सी बात है कि वो केवल पेशवा बाजीराव की एक थिंकिंग थी, एंड कहीं ना कहीं दिस वाज नॉट फ्रूटफुल फॉर ब्रिटिशर्स, और इस वजह से उन्होंने एक वॉर छेड़ी जो कि थर्ड मराठा वॉर थी या थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी। एंड ऑफ कोर्स उनका मेन टारगेट पेशवा बाजीराव ही थे। इस वजह से बाजीराव वाज डिफीटेड, डिस्पोज्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बिथूर नियर कानपुर। तो उनको वहां पे जो है डिफीट कर दिया गया था एंड इनको पेंशन करके इनको बाहर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो बिथुर नियर कानपुर भेज दिया गया था। तो ऑफिस ऑफ पेशवा वाज एबॉलिश, जो भी पेशवा बाजीराव का जो भी ऑफिस था जहाँ पे वो सारा कुछ करते थे उसको जो है उन्होंने एबॉलिश कर दिया। ईच मराठा चीफ वर मेड टू साइन द सब्सिडियरी अलायंस। ऑब्वियस सी बात है, सब तो डिसइंटीग्रेट हो ही गए थे एंड इतनी हद तक हो गया था कि अब कुछ हो नहीं सकता था। एंड हेंसफोर्थ जितने भी मराठा चीफ्स थे उन सबको सब्सिडियरी अलायंस साइन करना पड़ा। एंड नाउ यू कैन थिंक अबाउट कि एक्चुअली लास्ट में आप देख सकते हो कि कितना, मतलब कि जितने राजपूताना चीफ्स थे उन्होंने ऑलरेडी साइन कर रखा था। उन्होंने ऑलरेडी अपना जो ईस्ट बैंक सतलज का जितना भी टेरिटरी था उसको अपना रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि हाँ इतना तो है ही मेरे पास। उन्होंने गढ़वाल्स को अपने आर्मी में लेके नेपाल के भी टेरिटरीज को ले लिया। एंड ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि किस तरीके से पार्ट 1 में बंगाल का तो पूरा का पूरा ले ही लिया था, और सेकंड पार्ट में तो वी हैव सीन किस तरीके से आपका बंगाल के बाहर उन्होंने सब जगह जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। एंड नाउ फाइनली 3 वॉर्स के बाद में उन्होंने मराठा चीफ से भी सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी इसको रेजिस्ट नहीं करा। सो बेसिकली दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट जहां पे मराठास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एंड दिस वाज द एंड वेयर वी हैव स्टडीड। इसके बाद भी हम और चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि किस तरीके से और क्या क्या जगहों पर उनका जो है कंट्रोल रहा और क्या हुआ। बट इतना जो कंट्रोल है उसके साथ साथ ये भी है कि देयर वर पीपल हु रेजिस्टेड कि हम ब्रिटिश का जो भी है सब्सिडियरी अलायंस लाना या जो भी उनका फोर्स है, जो भी वो फोर्स कर रहे हैं हमारे ऊपर, इम्पोज कर रहे हैं, वो हम नहीं सहेंगे। एंड यहीं पे यहाँ पे टॉपिक आता है रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश परमोंसी। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु वर द पीपल हु एक्चुअली जो है रेज्ड वॉइसेस एंड डिड नॉट गिव अप एंड नेवर दे साइंड द सब्सिडियरी अलायंस। उन्होंने कभी भी कुछ भी सपोर्ट नहीं करा। ऑल्दो सपोर्ट बहुतों ने नहीं करा, बट एंड ऑफ द डे वो हार गए। लाइक मराठास, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं करा होगा, बट उनकी डिसइंटीग्रिटी या फिर उनके बीच में जो भी हुआ या जो भी था, लेकिन एंड ऑफ द डे दे साइंड द सब्सिडियरी अलायंस एंड देयर वर मेनी सच रूलर्स जिन्होंने ये साइन करा था। बट समटाइम्स इवन स्मॉल किंगडम रेजिस्टेड। फॉर एग्जाम्पल रानी चम्मम्मा, क्वीन ऑफ कित्तूर। तो क्वीन ऑफ कित्तूर थी रानी चम्मम्मा। शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट Kittur from British control, but finally she was captured and imprisoned. She died in the prison. तो उन्होंने बहुत रेजिस्ट करा एंड उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो कभी भी जो है ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं लगने दे कित्तूर। बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स अब इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने उनको भी डिफीट करके उनको प्रिजन में कैप्चर कर दिया। वो प्रिजन में ही डाइड। हर रॉयल लेफ्टिनेंट
Ryan of Sangoli continued the fight but was ultimately captured and hanged by the Britishers. तो उसके बाद भी आप देख सकते हो कि उनके जो रॉयल लेफ्टिनेंट थे उन्होंने भी कोशिश करी, बट देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स, मैंने बताया जैसा, they had become so powerful कि उन्होंने उनको भी डिफीट करके हैंग कर दिया. So this basically shows that if there were people who signed off the subsidiary alliance, भले ही मजबूरी में, but there were people who fought against the Britishers ताकि वो जो है उनके जो तानाशाही है उसको रोक सके, but still they were Britishers and end of the day ये जो है हमारी कंट्री के लिए एक फॉल ऑफ ही हुए जा रहा था. So I would like to say thank you to all for coming across to part 3 and now stay tuned for the last part of this chapter which is part 4 जहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को एक्चुअली फाइनली कंक्लूड करेंगे. और हिस्ट्री इज बेसिकली कनेक्टेड, हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है. इफ आई टॉक अबाउट इन क्लास 8 तो वो तो है ही, इन क्लास एंड हायर क्लासेस आप जाओगे तो वहाँ पे अलग अलग बेसिकली जाता है, बट फिर भी most of the parts are connected. So last part and after that we will move on to the next chapters of other subjects like civics or geography, but we will stay tuned to learn history as a story so that हम उसे अच्छे से याद रख सके, उसको लिंक्ड रख सके, सारे चैप्टर्स हमारे दिमाग में अच्छे से आ जाए. So thank you for watching. Bye.